अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर सोशल स्टडीज़ की क्लास 7 की हम बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सोशल स्टडीज़ का जो हमारा फोर्थ अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था। चैप्टर है हमारा मेन क्रॉप्स। ठीक है, आज इसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 31 शुगर कैन। ठीक है, गन्ने के बारे में पढ़ेंगे जी। शुगर कैन नीड a lot of water. It grows mainly in the Punjab and Sindh and some in Khyber Pakhtunkhwa, formerly NWFP. शुगर कैन को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा पानी की। जब इसको उगाया जाता है तो बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत होती है और ये पंजाब और सिंध के इलाकों में ख़ास तौर पे उगाया जाता है। ठीक है, शुगर कैन इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड गुड़। शुगर कैन से हम गन्ने से क्या बनाते हैं? दो बहुत अहम चीज़ें बनती हैं, चीनी और गुड़। गुड़ शौक से खाते हैं ना आप लोग सर्दियों में। शुगर इज गुड़ इज अनरिफाइंड ब्राउन शुगर। गुड़ क्या चीज़ होती है? अनरिफाइंड शुगर होती है, यूजुअली इन लम्स नॉट क्रिस्टल्स। आपने देखा होगा गुड़ के चीनी तो आपको क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलती है, बट गुड़ आपने देखा होगा पेड़े की शक्ल में, मोटे मोटे टुकड़ों की शक्ल में मिलता है। ये लम्स कहलाते हैं। ठीक है, द शुगर कैन हैज़ टू बी प्रेस्ड to squeeze out of the juice as soon as possible after cutting or it loses its flavor. शुगर कैन से इसका जो जूस होता है वो निकाल लिया जाता है फौरी तौर पे। इसकी कटिंग के बाद जब इसको शुगर कैन की फसल तैयार हो जाती है, कटिंग हो जाती है, तो कोशिश की जाती है जल्द अज जल्द इसके जो इसके अंदर जूस है उसको पेस्ट करके निकाल लिया जाए, अदरवाइज फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। द जूस इज देन बॉइल्ड डाउन टू एवेपोरेट द वाटर एंड टू मेक शुगर एंड गुड़। और ये जो जूस निकल आता है इसका जो गन्ने का, उससे क्या किया जाता है? उसे बड़े बड़े पेन में, बड़े बड़े बर्तनों में, खुले बर्तनों में बॉयल किया जाता है और इसके पानी को खुश्क किया जाता है। जब ये खुश्क हो जाता है तो फिर इससे चीनी और गुड़ बनाया जाता है। द रिमेन ऑफ द केन आफ्टर द जूस हैज बीन प्रेस्ड आउट आर ऑल्सो वैल्यूएबल एज दे एंड बैग्स यूजेज एंड फ्यूल एंड यूज एज एनिमल फूडर। जब इसको स्क्वीज करके प्रेस करके शुगर कैन से जूस निकाल लिया जाता है, आपने खुद भी देखा होगा गन्ने वाले की दुकान पे जब आप देखते हैं जूस लेने जाते हैं, जब जूस निकल जाता है तो आपने देखा होगा एक वो जो फालतू सी चीज़ होती है, यानी उसकी लकड़ी सी या आप क्या कहेंगे उसे, बुरादा सा, जो प्रेस करने के बाद जूस निकलने के बाद वो जब बच जाता है वो भी बड़ी काम की चीज़ होती है। उसे फेंका नहीं जाता बल्कि उसे सबसे पहली बात ये वो एनिमल फूडर के तौर पे काम आता है, यानी जानवर उसे खाते हैं और उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा उसे सुखाकर एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। उसको जलाकर यूँ समझते हैं कि लकड़ी के तौर पे भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान grows all the sugar it needs for itself and still has enough left for export, usually as molasses. Molasses is a thick sweet residue from the boiling process. The best quality is used in cooking and making sweets. The lower quality for animal food. जी, पाकिस्तान जितना शुगर कैन उगाता है उससे उसकी जो मुल्क की ज़रूरियात हैं वो पूरी होने के बाद काफ़ी बच जाता है, जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं इसके बाद एक कहना चाहिए लो क्वालिटी की जो शुगर होती है वो बच जाती है, उससे फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं और एनिमल्स के फूड तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए मेज़ यानी कॉर्न, जिसे आप भुट्टा भी कहते हैं, इज़ ग्रोन मेनली फॉर एनिमल फूड। इसे ख़ास तौर पे एनिमल फूड के तौर पर उगाया जाता है।
When the grains are crushed, they produce corn oil. इसके अलावा इसको जब क्रश किया जाता है तो फिर इसको प्रोसेस करने के बाद इससे कॉर्न ऑयल तैयार किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड ईटन एज ब्रेड बाय लोकल पीपल. इसके अलावा गांव देहात में इसको इसके आटे से रोटी भी तैयार की जाती है. कॉर्न फ्लोर इज ऑल्सो यूज इन प्रोसेस्ड फूड एंड द कर्नल इज मेड इनटू पॉपकॉर्न. इसके अलावा वो जो पॉपकॉर्न आप बहुत शौक से खाते हैं वो भी इसी से बनाया जाता है. इसके अलावा इसका जो फ्लोर होता है आटा इसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है. मेज डज नॉट नीड वेरी रिच सॉइल. इसको उगाने के लिए बहुत ज़ख़ीज़ मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, बट इट डज नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. बट इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. एंड फेयरली वार्म टेम्परेचर, और इसे जो आबो हवा चाहिए वो बहुत गर्म चाहिए. इट इज़ ग्रोन मेनली इन द नॉर्दर्न पाकिस्तान. खासतौर पे ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में उगाया जाता है. जी अब आ जाइए पेज नंबर 32 पर. बाजरा एंड जवार. बाजरा चूज़े पालते हैं ना आप लोग, तोते चूज़े उनको बाजरा खिलाते हैं. जी बाजरे की बात करेंगे. दीज आर टफ ग्रेन दैट ग्रो इन पुअर सॉइल. ये एक ऐसा इसका प्लांट ऐसा होता है कि किसी भी ज़मीन में उग जाता है. आपने देखा होगा अगर आपके पास यानी मुर्गियाँ या तोते हैं तो आपने देखा होगा वो जो बाजरा गिर जाता है ज़रा सी भी गीली जगह पर, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं. तो इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है. एंड रिक्वायर्ड लिटिल वाटर, और थोड़े ही पानी में ये इसकी फसल उग जाती है. दे टू आर ग्रोन मेनली फॉर एनिमल फीड. ख़ास तौर पे इसे एनिमल की ग़िज़ा के तौर पे यूज़ किया जाता है. बट द लोकल पीपल ईट दैम एज वेल स्पेशली इन विंटर. और सर्दियों में ख़ास तौर पे गाँव देहात के लोग इसकी बाजरे की रोटी बनाकर खाते हैं. दे आर ग्रोन मेनली इन द पंजाब एंड सिंध. खास तौर पे पंजाब और सिंध में उगाया जाता है. फिर आ जाइए ऑयल सीड्स की बात करेंगे हम. ठीक है. बटर इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर इन हॉट कंट्रीज. सो मोस्ट कुकिंग इज़ डन यूजिंग ऑयल प्रोसेस्ड फ्रॉम सीड्स. जी बटर यानी मक्खन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और इसको ट्रांसपोर्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पे गर्म इलाकों में, गर्म मुल्कों में. तो गर्म मुल्कों के लोग प्रेफर करते हैं तेल को इस्तेमाल करने के लिए. ठीक है. कुकिंग ऑयल कम इन फ्रॉम प्रोसीड कॉटन, रैप, मस्टर्ड, सीसन, सनफ्लावर एंड कॉर्न मील्स सीड्स. कुकिंग ऑयल इन तमाम चीज़ों से बनाया जाता है. दीज आर ग्रोन ऑल ओवर पाकिस्तान. ये तमाम चीज़ें तकरीबन हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बआसानी उग जाते हैं. बट स्टिल मोर दैन हाफ ऑफ द ऑयल यूज हैज़ टू बी इम्पोर्टेड. बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना सब होने के बावजूद आधे से ज़्यादा जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है हमें इसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है. मोर पीपल हैव switch to using oil instead of animal fat and butter as it is better for their health. Soybean oil which is imported is a popular choice. जी बहुत सारे लोग अब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है तो वो कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर पे एनिमल फैट को यूज़ ना करें और इस तरह के जो ऑयल होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं और उनको यूज़ करें अपने खाना बनाने में. और ख़ास तौर पे सोयाबीन का जो ऑयल होता है उसे लोग प्रेफर करते हैं. फिर आ जाइए फ्रूट्स के ऊपर, फलों की बात करेंगे. अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप. जी अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर फ्रूट्स सच एज apples, apricot, pears, peaches, plums, mangoes, grapes, dates, guavas and bananas, and citrus fruits such as oranges and grapefruit. Pakistan produces a large variety of high quality mangoes and oranges.
पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ हर तरह के फ्रूट उगाए जाते हैं और पूरी दुनिया में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मैंगोज़ और ऑरेंजेस जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। दीज आर रैपिडली ग्रोन इन इम्पोर्टेंस एज यू कैन सी इन द फेसिंग चार्ट। आप ये जो चार्ट सामने बना हुआ है आप देख सकते हैं पेज नंबर 33 पर कि मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं और उनको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उनकी मद में कितने हमें पाकिस्तान को कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, आज हम अपने इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं। इस रिलेटेड वर्क आपको दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 7 का अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 4th चैप्टर आपका इसकी एक वीडियो जा चुकी है दार्ली मुस्लिम्स की। ठीक है, आज इसकी सेकंड वीडियो है 4th चैप्टर की सेकंड वीडियो। ठीक है, पेज नंबर 49 48। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द अरब रूल इन स्पेन लास्टेड टिल द 15th century। जी, Arab rule in Spain lasted till the 15th century, Granada being the last stronghold. There are many features in the architecture, language and culture of Spain and Sicily that remind one of the long Muslim influence in this region। जी, अरबों ने स्पेन पर काफ़ी अरसे हुकूमत की और 15th सेंचुरी तक इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है और यहाँ पर इनका बड़ा मजबूत कहना चाहिए असर रसूख रहा। और अब तक जिन इलाकों पर इनकी हुकूमत थी वहाँ के आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और कल्चर ख़ास तौर पे स्पेन और सिसिली के अब तक मुसलमान अगर इन इलाकों में जाएं तो मुसलमानों के जो असरात थे वो अब तक वहाँ पर नज़र आते हैं। टू द ईस्ट द मुस्लिम आर्मी स्वेप्ट इनटू सेंट्रल एशिया टू द बॉर्डर ऑफ चाइना। ठीक है, ईस्ट की जानिब अगर आए तो मुसलमान फौज में सेंट्रल एशिया से आगे ही बढ़े और चाइना तक ये पहुँचे। ऑल द कंट्रीज कंकर्ड इन दिस इनक्रेडिबल एक्सपेंशन हैव remained Islamic except Spain, and even China has a strong Muslim community in its northwestern province। और इस रास्ते में जितने भी कंट्रीज़ आते चले गए ये इन्हें फतह करते चले गए और आज तक सिवाय स्पेन के आज तक इन इलाकों में इन कंट्रीज़ में मुसलमानों की हुकूमत बाकी है। और यहाँ तक चाइना का भी जो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस है सिंकियांग वहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। द उमय्याद रूल्ड till 750 when the Abbasid defeated them and established their dynasty। उमय्याद की हुकूमत 750 तक रही और इनके बाद इन्हें अब्बासियों ने शिकस्त दी और अपनी हुकूमत अपनी सल्तनत कायम की। इन द 8th century Abbasid founded the city of Baghdad on the Tigris in Iran and this became their capital। अब्बासियों ने 8th सेंचुरी में बगदाद की बुनियाद रखी और इसे अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, बगदाद gained fame as the most developed and cultured city in the world। बगदाद बाद में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दुनिया में मशहूर हुआ अपनी डेवलपमेंट और कल्चर के लिहाज से। एट द टाइम राइवल्ड ओनली बाय कॉन्स्टेंटिनोपल। इसकी टक्कर का यूँ समझ लें इसकी बराबरी का सिर्फ एक ही शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल। टू ऑफ द मोस्ट फेमस अब्बासी रूलर्स वर हारून अल रशीद एंड हिज सन मामून रशीद। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अब्बासियों में जो हुक्मरान जो गुजरे इनमें हारून रशीद और उनके बेटे मामून रशीद बड़े मशहूर गुजरे हैं। ठीक है, इन इस्लामिक हिस्ट्री द अब्बासी पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो अब्बासियों का दौर हुकूमत एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर के नाम से जाना जाता है। लर्निंग एंड एजुकेशन
in all fields were encouraged. Greek and Latin words were translated and medical schools were set up. हर फील्ड में कहना चाहिए कि लोगों खास तौर पे तालीम हासिल करने में लोगों को बड़ा इंकरेज किया जाता, हौसला अफजाई की जाती, और ग्रीक, यूनानी और लैटिन वर्क जो था उसे ट्रांसलेट किया इन्होंने और मेडिकल स्कूल सेटअप किए। मामून इस्टेब्लिश द बैतुल हुकमा हाउस ऑफ विजडम। मामून रशीद ने बैतुल हुकमा के नाम से हाउस ऑफ विजडम बनाया इन बगदाद में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय अरब वॉज इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अरबों की जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए अहम कंट्रीब्यूशन है वो मैथमेटिक्स में है। लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैथमेटिक्स, इन्होंने बुनियाद रखी मॉडर्न मैथमेटिक्स की। द अदर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वॉज द टॉलरेंस शोन टू फॉलोअर्स ऑफ अदर फेथ। अच्छा, एक और बड़ी ख़ास बात इन लोगों की थी कि ये बगदाद जो था वो अपनी एजुकेशन और टॉलरेंस के लिहाज से बड़ा मशहूर था कि यहाँ मुख्तलिफ ममालिक से और मुख्तलिफ फेथ के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ अक़ीदे के लोग बड़ी आज़ादी के साथ यहाँ पर रहते थे। नॉलेज एंड लर्निंग वर गिविंग मोर वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दैन डिफरेंसेस। इल्म को और तालीम को बहुत ज़्यादा वैल्यू और इज्जत दी जाती थी। द अब्बासीद डायनेस्टी केम टू एन एंड विद द फॉल ऑफ बगदाद इन 1258। अब्बासियों की जो हुकूमत थी वो एंड हुई इन 1258 में एट द हैंड ऑफ द मंगोल वारलॉर्ड हलाकू खान। मंगोल जंगजू थे हलाकू खान, इनके हाथों बगदाद तबाह हुआ। ठीक है, आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं तक रोकते हैं और इससे आगे फिर हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड इस चैप्टर का काम है। ठीक है, ये आपको मैं आज दे रही हूँ, ये वर्ड मीनिंग है। ठीक है, साइनॉप्सिस, अचीवमेंट, बियॉन्ड, एक्सपेंशन, डायनेस्टी, ये वर्ड मीनिंग है। ठीक है जी, साइनॉप्सिस, समरी, अचीवमेंट, थिंग सक्सेसफुली डन, बियॉन्ड, आउट ऑफ द रीच, एक्सपेंशन, स्प्रेडिंग आउट, डायनेस्टी आर सीक्वेंस ऑफ पावरफुल लीडर्स इन द सेम फैमिली। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग थे और ये हैं आपके ट्रू फॉल्स। जी, ये ट्रू फॉल्स हैं आपके। The Umayyad dynasty came to power in AD 661 through। ठीक है, फिर दूसरा है सेकंड है आपका द अरब रूल इन स्पेन टिल द 16th century। फॉल्स है और फिर इसका आपको करेक्शन भी बताना है, जो फॉल्स होगा इसका आपको करेक्शन बताना है 15th century। ठीक है, फिर है थर्ड इन इस्लामिक हिस्ट्री द अब्बासी पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर। ट्रू है ये। और फोर्थ है आपका द अब्बासी डायनेस्टी केम टू एन एंड एट द हैंड ऑफ क्रूसेडर्स। फॉल्स है ये। ठीक है, और फॉल्स जो होगा उसका आपको करेक्शन बताना है एट द हैंड ऑफ द मंगोल वारलॉर्ड हलाकू खान। ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स थे। इसको अपनी कॉपी में लिखिए, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा